सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार विगत यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी हाल ही में जैसा कि कल का पेपर लगा हुआ है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का, जिसमें लिखित पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो लिखित पैटर्न के एग्ज़ाम के लिए मैंने आज आप सब के लिए क्लास तैयार की है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, जिसमें 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किया है आपके पूरे पाठ्यक्रम से। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और अभी तक अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को नहीं तैयार किया है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर तैयार कर लें। MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और जो अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी बनी हुई है बलरामपुर की, जिसका नाम है माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, और जहाँ पर भी लिखित एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको कराने वाला हूँ। और प्रयास ये रहेगा कि आज का ये लास्ट वीडियो हो, केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर होगा, और आप सबकी अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो आगे के लेक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक्स आपको तैयार कर लेना है वो है रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या होता है, यानी रिजोनेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। तो अनुनाद के बारे में आपको तैयार करना है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इन टॉपिक्स से, उनको मैंने लास्ट में सेलेक्ट करके रखा है, उनको भी मैं आपको कराऊंगा। आंसर्स कितने शब्द में लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो आपको पहला टॉपिक क्या तैयार करना है, रिजोनेंस और रिजोनेंस एनर्जी। दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है फजांस रूल। फजांस रूल्स यानी कि फैजान का नियम। तो फजान का नियम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके पहले ही यूनिट का ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बंध जिसे कहते हैं, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध के प्रकार क्या होते हैं, और हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये पूछा जाता रहता है। तो ये आपका तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाएगा। चौथा टॉपिक आपका है वांडर वाल 4, जिसे कहते हैं वांडर वाल बल। देखिए दोस्तों, वांडर वाल बल एग्जाम में आता है और वांडर वाल के बल पूछे जाते हैं, जिसमें द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण प्रकार के बल होते हैं, और जो डिवाइड बाय फोर्स है या फिर लंदन फोर्स है, तो इनके बारे में पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए हैं ये सेलेक्टिव टॉपिक हैं, जिनसे 100% एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। आशा करता हूँ 4 टॉपिक आपके समझ में आगे होंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 5, टॉपिक नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। पांचवा टॉपिक आपका है बीबीटी। बीबीटी को कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं इनको। ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत में आपको एक ध्यान रखना है, इसकी लिमिटेशन आती है। लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं। क्या होता है? सीमाएं होती हैं, और जब भी लिमिटेशन पूछी जाएगी तो कम से कम 5 लिमिटेशन दीजिएगा, और पॉइंट करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके आप लोग इसके संयोजकता के बारे में लिखेंगे, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थियरी की, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के लिमिटेशन को लिखेंगे। ठीक है, ये 100% कन्फर्म है, कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जिनका पेपर अभी लगा हुआ है, जो लास्ट में वीडियोस देखेंगे, उन सब के भी पेपर में ये क्वेश्चंस आने वाला है। क्लियर तरह से आप सब इससे अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, और 6 नंबर टॉपिक्स या प्रश्न कह लीजिए, जो कि है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरी लॉन्ग टाइप के प्रश्न में आती है। किस में आती है? लॉन्ग सेक्शन में आती है। कितने नंबर के लिए आती है? तो ये 20 नंबर के लिए आती है। अगर आपको 20 नंबर चाहिए कल के पेपर में, तो बैलेंस माफ़ कीजिएगा, वेस्पर थ्योरी तैयार आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तरह से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। और बीबीटी पर भी इम्पॉर्टेंट, इसका आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 2 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 7, जिसमें है आप बाऊ प्रिंसिपल, आप बाऊ नियम। अगर अभी तक आप बाऊ प्रिंसिपल नहीं तैयार किया है तो आप बाऊ प्रिंसिपल को पढ़ लीजिएगा। इसमें एक टॉपिक आपका है N+L रूल। N+L रूल पूछा जाता है, लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी में आपसे जो पूछा जाएगा वो आप बाऊ प्रिंसिपल ही आएगा। क्लियर तरीके से आप लोग समझ गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो आपका अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, जिसमें है MOT। MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हिंदी में कहेंगे अणुकक्षक सिद्धांत। देखिए, अणुकक्षक सिद्धांत ये भी इम्पोर्टेंट है और इसमें आपसे पूछा जाएगा, या तो पूछ लिया जाएगा NO2 का या फिर NH3 का। इसका पूछा जाएगा कि MOT थ्योरी के आधार पर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर, अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर NH3 का आप लोग शेप बताइए या इसका ज्योमेट्री बताइए। क्लियर तरीके से पता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और ये 5 नंबर आपको दे करके जाएगी, जिसमें 100% ये चीज़ें कन्फर्म है पेपर में आना। तरीके से समझ में आ गया आपको। 9 नंबर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। और 10 नंबर आपका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी टॉपिक आता रहता है और लगभग लोग मानकर चलिएगा 100% ये श्योर होता है पेपर में पूछा जाना। तो ये 10 टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है इन 10 टॉपिक को तो तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे टॉपिक नंबर 11 की। 11 नंबर टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संकरण। तो संकरण क्या होते हैं, संकरण के प्रकार आपको तैयार कर लेने हैं। संकरण के प्रकार में आपसे पूछा जाएगा sp संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है, sp3 संकरण क्या है, sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। ठीक है, ये संकरण के प्रकार हैं और ये आपको तैयार करना है। लॉन्ग सेक्शन में प्रश्न आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तैयार कर लिया है आप लोगों ने तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है अभी तक तो इस प्रश्न को, इस टॉपिक को जरूर तैयार करिएगा। 12 नंबर प्रश्न है इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड का मतलब है दोस्तों, आपकी शॉर्ट सेक्शन से बी वाले सेक्शन में आएगा, माफ कीजिएगा सेक्शन ए में आएगा, और ए वाले सेक्शन में 3 नंबर के लिए आएगा, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 नंबर के लिए आएगा। अगला आपका टॉपिक है कार्बीन और हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बीन क्या होता है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। या फिर पूछता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अतिसंयुग्मन। ठीक है, ये दोनों प्रश्न, ये 13 नंबर टॉपिक के 2 टॉपिक हैं, जिसमें कार्बीन है और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दोनों आपके वेरी शॉर्ट वाले में पूछे जाते हैं और 100% इस बार एग्जाम में आना कंफर्म है। क्लियर तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपके टॉपिक को समझते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारे से वीडियो को सभी साथियों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर की इस बार थ्योरी की क्लास आप सबको मिलने वाली है और जल्द ही प्रोवाइड होगी, जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, या टॉपिक नंबर आपका 14, जिसमें आपको तैयार करना है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म यानी समता जिसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पूछ लिया जाता है, एंटोनोमर्स एंड डायस्टोमर्स। आपका अगला टॉपिक क्या है, एंटेनोमर्स क्या होता है और डायस्टोमर्स क्या होता है। क्लियर है। तो ये दोनों प्रश्न अभी मैंने कल के क्लास में मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का। वो क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको पता चल सकेगा कि कैसे प्रश्न एग्जामिनर 2025 और 26 सत्र के पेपर में पूछ रहे हैं, क्योंकि वो 2025 और 26 सत्र का प्रश्न पत्र है। ठीक है। चलिए अगला आपका है 16 नंबर टॉपिक, जिसमें है मीसो कंपाउंड, जिसे हिंदी में कहते हैं मीसो यौगिक। तो मीसो यौगिक क्या होते हैं, मीसो यौगिक को तैयार कीजिएगा। अगला टॉपिक है 17 नंबर, जिसमें कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। कॉन्फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं समरूपण। क्या बोलते हैं, समरूपण बोलते हैं। समरूपण क्या है, और समरूपण दीजिए किसके, एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के। ये 2025 और 26 में अभी तक 4 यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है, और विगत
अगर वर्ष देखें यानी ओल्ड पेपर या अनसॉल्व पेपर उठा करके देखें तो उसमें भी ये पूछा जा चुका है। इसीलिए हमें क्या करना है, 17 नंबर प्रश्न को तैयार करना है। 17 नंबर टॉपिक को कन्फॉर्मेशन क्या है, जिसमें साइक्लोहेक्सेन, एन ब्यूटेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। और 18 नंबर क्वेश्चन है DL एंड EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। 100% सभी यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक से प्रश्न आता है और यही पूछा जाता है कि व्हाट इज DL एंड EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, या RS पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो कल की क्लास में मैंने पेपर दिखाया था उसमें RS एंड DL पूछा गया था, RS एंड DL पूछा गया है, लेकिन DL एंड EZ तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है टॉपिक नंबर आपका 19, जिसमें है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। क्या पूछा गया है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। और बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपसे बहुत ही बेसिक चीज़ पूछेगा कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेगा, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। और एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न बनेगा, वो नंबर सिस्टम से बनेगा कि नंबर सिस्टम यानी कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपका आ जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें कोबाल, पास्कल, बेसिक, ये सभी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और इनको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। अभी जो पेपर हुआ है उसमें पूछा जा चुका है, इसीलिए कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए और लगभग 200 वर्ड्स के अबाउट इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका है टॉपिक नंबर 20, जिसमें है लॉग और मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए लॉग से प्रश्न बन सकता है, मैक्सिमा मिनिमा से एक प्रश्न आ सकता है, और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से। तो प्रायिकता के पूछे जाने, प्रायिकता आती है, देखिए आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी जिसे प्रायिकता कहते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से आप क्या समझते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप में ही आएगा, ध्यान रखेंगे। और 20 नंबर टॉपिक में है लॉग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए हो सकता है लॉग से क्वेश्चन दे दे, हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा से आ जाए, या डिफरेंशिएबिलिटी से आ जाए, या फिर इंटीग्रेशन से आ जाए, किसी में से एक प्रश्न आएगा। तो अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका नहीं तैयार है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है, तो ये रहे आपके 20 टॉपिक जो सेलेक्टिव थे, जो इम्पोर्टेंट थे, जो अभी तक एग्जामिनर, कोई भी यूनिवर्सिटी का ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो इन क्वेश्चंस के या इन टॉपिक्स के अलावा किसी भी टॉपिक से प्रश्न बना दे। ये 100% गारंटेड टॉपिक्स होते हैं जिनसे एग्जामिनर प्रश्न बनाता ही बनाता है। क्लियर तरीके से मैंने आपके 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा दिया है। अब बात करेंगे हम इनके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम इसमें लेकर चलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें कौन कौन से हैं और उनको देखते हैं जो एग्जामिनर पूछता है पेपर में। तो पहला जो प्रश्न आपका है वो है H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, एक्सप्लेन। क्वेश्चन है कि H2O जो है यानी पानी जो है वो लिक्विड है, लेकिन H2S जो है वो गैस है, इसका क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए वाटर इज लिक्विड वेयर एज H2S is gas. This is due to the fact that on account of high electronegativity and small atomic size, oxygen enter into hydrogen bond formation very readily. Thus the hydride of oxygen. कह रहा है कि वाटर इज लिक्विड, जो पानी है वो लिक्विड है, लेकिन H2S गैस है, इसलिए क्योंकि इसमें फास्ट और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, किसमें, वाटर में, एंड स्मॉल एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा होता है ऑक्सीजन के अपेक्षा, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या है, H2O जो है वो लिक्विड है और H2S गैस है। क्लियर है, ये पहला आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो है एक्सप्लेन द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपका अगर पेपर में आएगा कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है या हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, टाइप्स पूछेगा एग्जामिनर। अगर आपसे टाइप्स पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कितने प्रकार का है, ये 2 प्रकार का है। पहला है इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है,
तो इसमें पूछा गया एक्सप्लेन द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो अंतरा अणुक बंध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको इसके आंसर को कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, if hydrogen bond is formed between hydrogen and electronegative atom which is a part of different molecule of compound, this types of bond is called intramolecular hydrogen bonding। यहाँ पर इंटर नहीं होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लीजिएगा। समझते हैं इसको। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेट हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हो रहा होता है, उसके बीच में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं और कंपाउंड होते हैं, उस टाइप्स के बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। हिंदी में समझ लेते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, यदि हाइड्रोजन और ऐसे ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है और ये परमाणु जो किसी यौगिक से भिन्न अणुओं के भाग होते हैं, तो इस प्रकार के बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। H2O मॉलिक्यूल हैज हाई डाइपोल मोमेंट वाई। दिया गया है कि H2O यानी पानी के पास हाई डाइपोल मोमेंट होता है, इसका क्या कारण है, देखिए समझते हैं। तो H2O मॉलिक्यूल हैज हाई डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रक्चर। H2O मॉलिक्यूल के पास हाई डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि इसके पास एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इसके पास एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इट हैज बीन फाउंड दैट पोल मोमेंट ऑफ ईच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड 1.60 एंड बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम्स आउट बिटवीन 1.84। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है डिफाइन रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी को परिभाषित कीजिए या व्हाट इज रिजोनेंस एनर्जी, दोनों पूछा जाता है, जिसमें हमें क्या करना है, रिजोनेंस एनर्जी को देखना है। तो रिजोनेंस इज ए मेंटल एक्सरसाइज विथ द वैलेंस बॉन्ड थियरी ऑफ बॉन्डिंग दैट डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन मॉलिक्यूल। रिजोनेंस क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है विद इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग दैट डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन मॉलिक्यूल। इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल विस स्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व यानी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल विस स्ट्रक्चर दैट व्हेन कंबाइंड रिप्रेजेंट द फुल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी। ठीक है, resonance energy is defined as the difference is energy between the actual structure of intensity and most stable of hypothetical structure are called resonance energy। हिंदी में समझ लेते हैं कि resonance energy क्या होती है। देखिए, अनुनाद क्या है, एक मानसिक व्यायाम है जो बंध के संयोजकता बंध सिद्धांत के साथ अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, निरूपण करता है, जिसमें लुईस संरचना के बहुत सारे निर्माण सम्मिलित होते हैं जब वह जुड़ते हैं तथा अणुओं के संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं। जब वो एक साथ जुड़ते हैं तो अणुओं के जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक अणु की संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली काल्पनिक संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। अनुनाद का मतलब क्या है, देखिए अनुनाद में क्या होता है, जैसे कि हम कोई एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, मान लिया बेंजीन ले लिया, तो बेंजीन के हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो एक दो स्ट्रक्चर से हमें उनके कंप्लीट गुणों की व्याख्या नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और उसके भी कई स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उनके आधार पर हम पता करते हैं कि इनके जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना है, तो इसी के आधार पर होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का बनना, और यही आपका क्या कहलाता है, रिजोनेंस कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम 5वें प्रश्न की, और 5वां प्रश्न है व्हाट इज मेंट बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसको समझेंगे। पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवण। क्या मतलब होता है इसका, ध्रुवण। समझिएगा, व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयन अप्रोच ईच अदर
closely and positive charge cation attract the outermost electron of ion and repel its nuclear charge। यानी कि जब दो अलग अलग आवेश के आयन एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो धनात्मक आयन वाली कक्षा के जो ऋणात्मक आयन को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। ठीक है, तब इनकी जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो प्रतिकर्षित हो जाती है। ओके, यानी दिस रिजल्ट इज द डिस्ट्रॉय और पोलराइजेशन ऑफ एन आयन फॉलोड बाय सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू आयन। यानी कि इस परिणाम में ऋणायन का निरूपण तथा ध्रुवीकरण हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को दो आयन में बंटवारा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, दो आयन में बंटवारा हो जाता है, अर्थात बंध आंशिक रूप से सहसंयोजक चरित्र प्रस्तुत करता है और आयनिक तथा सहसंयोजक बंध के बीच में इस बदलाव के चित्र के द्वारा इसको समझाया गया है। ठीक है, तो इसको चित्र मैं आगे समझा दूंगा, चित्र बना के कैसे इसको जो है समझाया गया है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 6 की, जिसमें है लैटिक एनर्जी, जिसे जाली ऊर्जा कहते हैं। तो लैटिक एनर्जी क्या है? द लैटिक एनर्जी इज द एनर्जी चेंज ऑन फॉर्मेशन ऑफ द मोल ऑफ आयन कंपाउंड फ्रॉम constitute ion in the gaseous state. It is a measure of the cohesive force that bind ion. Lactic energy is relevant to many practical properties including solubility, hardness and mobility. यानी कि जाली ऊर्जा में से एक तिल के गठन पर ऊर्जा परिवर्तन है। आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में उसके घटक आयनों से यह संयोजी बलों का उपाय है जो आयनों को बांधता है। जाली ऊर्जा घुलनशीलता, कठोरता और अस्थिरता सहित कई व्यवहारिक गुणों का प्रासंगिक है। जाली ऊर्जा आमतौर पर बॉर्न हैबर चक्र से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लैटिक एनर्जी का आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। परमाणु कक्षक को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु कक्षक क्या है, इसको समझ लेते हैं भाई। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल आर द क्वांटम स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड ए सिंगल एटम। स्पेसिफिकली एटॉमिक ऑर्बिटल आर द क्वांटम स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड ए सिंगल एटम। यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर आधुनिक विचारों के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय कक्षा नहीं होती है, परंतु नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकृतियों के त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकता होती है और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को परमाणु कक्षक कहते हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप का बनता है वो है व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बंध क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा बंध बोलते हैं। तो सिग्मा बंध क्या है? तो सिग्मा, देखिए सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड समझते हैं। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? तो इट इज फॉर्मेड बाय द एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिलेट एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए, जब दो कक्षकों का एक अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अधिव्यापन होने से बनने वाला जो बंध होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। समझिएगा, ये कब फॉर्मेट होता है? जब एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है दो हाफ फिलेट एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, तब इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स ओवरलैप along the internuclear axis and the bond is formed symmetrical about nuclear axis. This type of overlapping result in strong covalent bond. यानी कि जब SS और SS, SP और PP कक्षकों के एक रैखिक अतिव्यापन से बनता है। अतिव्यापन अधिकतम होने के कारण जो बनने वाला बंध होता है वो क्या होता है? बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 9 नंबर प्रश्न की। और 9 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है व्हाट इज बेंड्स रूल। बेंड का नियम क्या है? ठीक है, तो बेंड के नियम को समझते हैं। इन केमिस्ट्री बेंड्स रूल डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल hybridization of central atom in molecule and electronegativity of substituents. This rule was stated by Henry A. देखिए, बेंड का जो नियम था
रसायन विज्ञान में बेंड के नियम, जो बेंड का नियम है वो केंद्रीय परमाणुओं के कक्षीय संकरण और प्रतिस्थापन के विद्युत ऋणात्मकता के बीच के संबंधों का क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा जाता है व्हाट इज N+L रूल, जिसे आप कह लेंगे अपबाऊ प्रिंसिपल या अपबाऊ सिद्धांत या N+L रूल। तो समझते हैं N+L रूल क्या होता है। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाई क्वांटम नंबर n and l with the help of important rule known as N+L rule और बोर-हाइब्री रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन उपकोषों में सबसे पहले प्रवेश करता है, जिसके लिए N+L का मान क्या होता है, कम होता है। दूसरा है यदि उपकोषों में N+L का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उन उपकोष में प्रवेश करते हैं जिसमें n का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये इसके रूल दिए गए हैं। क्लियर है। तो दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन आज को समझा दिए हैं। इन 10 जो वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न हैं इनके आंसर को तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न हमने आपको बताए हैं, ठीक है, उनके आपको क्या करने हैं, आंसर्स तैयार करने हैं, जिसका सोल्यूशन मैं अभी PDF के साथ भेज दूंगा, वो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। ये वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न थे, उनको मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो आप इतना ही लिखिएगा, इससे ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका PDF, जिनको PDF चाहिए, कंप्लीट सोल्यूशन का PDF चाहिए, वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट, SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे जैसे ही आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर ये PDF साथ ही में संलग्न आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।